हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की दूसरी क्लास में पढ़ने वाले हैं शिक्षण की परिभाषाएं। इससे पीछे वाली जो हमने क्लास की थी उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, आई होप आप लोगों को याद होगा। देख सकते हैं, एक बार हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं उसको। हम लोगों ने पढ़ा था शिक्षण के अर्थ, शिक्षा, विद्या, शिक्ष धातु से आई है संस्कृत के। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि इसके तीन ध्रुव हैं, जो तीन ध्रुवों के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका व्यापक अर्थ क्या है, संकुचित अर्थ क्या है। ये अगर वीडियो और ये क्लास अगर आपने नहीं देखी आप में से किसी ने, तो उसका लिंक जो होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। वहां पे आप जाके उसको फर्स्ट क्लास देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। दो तीन चीजें और बताना चाहूंगा, जैसे कि शिक्षा शिक्षा और शिक्षण की बात होगी इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे सब पेपर में। इसका आपको बताया था मैंने कि ये इसकी इंग्लिश जो है एजुकेशन है। और एजुकेशन वर्ड कभी कभी, हालांकि आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका जो उत्पत्ति है, जैसे हमने बताया था कि शिक्षा जो शब्द है ये संस्कृत के शिक्ष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो उसी प्रकार से एजुकेशन जो वर्ड है ये एडुकेटम, एडुकेटम मतलब एक लैटिन वर्ड है एडुकेटम, जिससे एजुकेशन वर्ड की उत्पत्ति हुई है, जिसका मीन था किसी को सिखाने से संबंधित। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा एक एक्स्ट्रा पॉइंट में। अब हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि कई राइटर्स, थिंकर्स या साथ ही साथ कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने आधार पे दी है। अब हम लोग देखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेफिनेशन को बाय नेम आपको लिखना होता है, इनके अनुसार ये डेफिनेशन, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और तभी आप इसको एक बार समझ लेंगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। देखिए, सबसे पहली डेफिनेशन है डॉक्टर माथुर के अनुसार। और इन्होंने क्या कहा है कि शिक्षण का अर्थ शिक्षार्थी, यहाँ शिक्षार्थी का मतलब विद्यार्थी से है, लेकिन हम लोग जो है वर्ड जो यूज करेंगे वो शिक्षार्थी ही करेंगे जो शिक्षा ग्रहण करने जा रहा है। शिक्षण का अर्थ जो है शिक्षार्थी को ऐसे अवसर प्रदान करना है जिनसे शिक्षार्थी अपनी अवस्था एवं प्रकृति के अनुरूप समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान या प्राप्त कर सके। सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिएगा, टीचिंग का मतलब है कि टीचिंग से हम बहुत, मतलब एक टीचर का काम क्या होगा कि टीचिंग के माध्यम से ही, शिक्षण के माध्यम से ही वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करे अपनी क्लास में या जहां पढ़ा रहा है कि बच्चे उससे सीखना चाहें, साथ ही साथ बच्चे इतने सामर्थ्यवान बन सकें कि अपनी अवस्था मतलब अपने लेवल पे, मानसिक स्तर पे और प्रकृति के अनुरूप, प्रकृति के विपरीत न जाके प्रकृति के अनुरूप समस्याओं का हल करने की क्षमता प्राप्त कर सके। इसका अर्थ क्या है, मान लीजिए कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो डायरेक्टली समझाने के अलावा भी एक और तरीका होता है कि हम आपको ये बताएंगे कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, इसको किस बुक से आप देख सकते हैं, कहाँ से समझ सकते हैं, इसके लिए कौन सी, अगर हमें मूवी भी सजेस्ट करनी है तो हम ये सजेस्ट करेंगे, या कोई स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि कोई कहानी या किस्से के माध्यम से, कि तब आप उस चीज को समझ पाए और कैपेबल बन पाए। तो इसका मतलब इनके द्वारा बताई गई डेफिनेशन का मतलब ये है माथुर जी के द्वारा कि शिक्षण के द्वारा हम बच्चों में एक स्किल डेवलप करते हैं कि वो सीख सकें चीजों को। इसके आगे देख लीजिए, वो स्वयं योजना बना सके, प्लानिंग कर सके, शैक्षिक सामग्री इकट्ठा कर सके, जो भी चीजें पढ़ना है, चाहे बुक्स हो चाहे उससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट हो उसको कलेक्ट कर सके, उसे सुसंगठित रूप से प्रयोग कर सके तथा लक्ष्य को प्राप्त कर सके। टीचर कभी आपको एंट्रेंस एग्जाम निकाल के तो देता नहीं है। टीचर आपको ऐसे, जिसको आप साधारण भाषा में कहते हैं कि पढ़ाता है, आपको मोटिवेट रखता है, कि आपको इतना कैपेबल बनाता है कि आप जिस भी एंट्रेंस एग्जाम, जिस भी सेमेस्टर एग्जाम, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास टेस्ट की, उसमें आप सफल हों और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो ये डेफिनेशन है डॉक्टर माथुर के द्वारा। रायसन की एक काफी पॉपुलर डेफिनेशन है, इसको आप लोग, मैं खासकर यहाँ स्टार लगा दे रहा हूँ, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है। और ये जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं ये सिर्फ आपके सेमेस्टर तक ही सीमित नहीं रहेगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इन्होंने क्या कहा है कि दूसरों को सिखाने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को ही शिक्षण कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, दिशा निर्देश को इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन कहते हैं, इंस्ट्रक्शन, और निर्देशन को डायरेक्शन कहते हैं। देखिए,
इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि वो सारे चीजें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीजें दिशा निर्देश होते हैं। आप कहीं देखे होंगे लिखा होता है कि ये करना है ये नहीं करना है। तो ड्राइविंग में लिखा होता है कि ऐसे बाइक गाड़ी चलानी है ऐसे नहीं चलानी है। उसी प्रकार से शिक्षण में भी है कि जब हम आपको सिखाएंगे कि ऐसे पढ़ना है और इन चीजों से बचना है, ये दिशा निर्देश हो गया। निर्देशित करेंगे, डायरेक्शन देंगे कि कैसे पढ़ना है। तो हम बताएंगे आपको बुक से पढ़ना है, कंटेंट से पढ़ना है, पीडीएफ से पढ़ना है, उसको नोट से अपने पढ़ना है। तो ये निर्देशन है। तो इस प्रक्रिया को ही रायसन महोदय ने शिक्षण कहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरी डेफिनेशन योकम वो सिम्पसन की है। इन्होंने कहा शिक्षण वो साधन है जिसके द्वारा अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व छोटे सदस्य के जीवन से अनुकूलन करने में पथ प्रदर्शन करता है। सबसे चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, शिक्षण का अर्थ यही होता है कि जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति जब किसी छोटे या नीचे स्तर या कम अनुभवी व्यक्ति को जब दिशा निर्देश देता है, जब उसको पथ प्रदर्शन का काम करता है, तो उसे शिक्षण कहते हैं। अगर दो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और समान उनके पास ज्ञान भी समान है, तो वहां पे शिक्षण की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। शिक्षण तभी होता है जब सामने वाला पढ़ने वाला पढ़ाने वाले से कम अनुभवी हो। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है। और इसमें लिखा है जीवन से अनुकूल करने के लिए पथ प्रदर्शन का काम करना। तो शिक्षण को इन्होंने ब्रॉडर, आप कह सकते हैं, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि व्यापक अर्थ और संकुचित अर्थ, तो ये कहीं ना कहीं संकुचित अर्थ में था रायसन की डेफिनेशन। जब व्यापक अर्थ में डेफिनेशन आएगी तब आप योकम और सिम्पसन की लिखेंगे, जब जो जीवन और ऐसी चीजों के बारे में जिन टर्म का यूज किया। एक और डेफिनेशन है जेम्स एम हाइन। इन्होंने कहा समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है। बहुत छोटी सी सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन इसका मीन समझिए, इसका मीन क्या है। आपको ये भी बता दें, अगर आप कहीं और कोई क्लास देखेंगे, किसी और जगह से देखेंगे, किसी और बुक में पढ़ेंगे, तो बहुत सारे, लगभग आप ढूंढेंगे तो 15-20 ऐसे थिंकर मिल जाएंगे जिनकी डेफिनेशन होगी, लेकिन आपको उन्हीं लोगों को याद रखना है जिन्हें आप याद रख सकते हैं, जो आपको समझ में आ रही है। जेम्स एम थाइन लिखते हैं कि शिक्षण, समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना। इसका अर्थ ये है कि बच्चे अपने से भी सीखते हैं। अगर एक बच्चा है, मान लीजिए ए, ठीक है, अगर इस ये अगर इसके किसी कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो ये सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी पढ़ाने वाला ही चाहिए। हालांकि सैद्धांतिक रूप से हमने बात किया था कि त्रिविमी होगा, वो सिखाने वाला कोई भी हो सकता है। समस्त शिक्षण का अर्थ है सीखने में वृद्धि करना। हो सकता है कि ये अगर अपने से पढ़ेगा, अगर आप एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं, आप अपने से भी पढ़ के एग्जाम पास कर सकते हैं, लेकिन शायद आप उतने इफेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे जितना कि आप किसी दूसरे से पढ़ेंगे। इसीलिए आप क्लास, कोचिंग, ट्यूशन जैसी चीजों हैं जिसमें कि सीखने में वृद्धि करता है, कि तब आप समझ पाते हैं कि कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है। तो ये डेफिनेशन काफी अच्छी है। मतलब टीचर का काम होता है सिर्फ रटाना नहीं होता है, उसका काम होता है वो ऐसे तरीके बनाए, वो ऐसे चीजों को रोचक बनाए कि आप सीखने पे मजबूर हो जाएं, या आपके अंदर सीखने की लालसा जगे कि नहीं, सर पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये हमारे रिलेटेड ही है और इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप अनुभव नहीं किए। ये ये थी डेफिनेशन। अब हम देख सकते हैं कि शिक्षण के अर्थ व परिभाषाओं के आधार पर शिक्षण के स्वरूप को भिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। इन जो उपरोक्त हम लोगों ने उपर्युक्त अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, उससे क्या क्या चीजें निकल के आई हैं वो इस पॉइंट में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले शिक्षण का अर्थ जो है शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम के मध्य संबंध स्थापित करना है। जैसा मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, ये तीन ध्रुवी है। आप कहेंगे कि सर अगर शिक्षक नहीं है तभी भी शिक्षा होगी, तो सिखाने वाला नेचर भी है। प्राकृतिक भी हमें चीजें सिखाती है कि प्रकृति हमें सिखाती है कि अगर हम धूप में निकल रहे हैं तो अगर हमें ज्यादा धूप लगती है तो हम छांव में जाते हैं। तो हमें फिर वहीं से हमें कंसेप्ट आया कि हम एक अम्ब्रेला का यूज कर सकते हैं, छाता का यूज कर सकते हैं। तो वो ज्ञान प्रकृति भी देती है। तो इसलिए ये व्यापक अर्थ में है। संकुचित अर्थ में जब हम बात करेंगे तो इन्हीं तीन ध्रुवों की बात करेंगे। शिक्षण का अर्थ सूचना, ज्ञान और जानकारी प्राप्त करना है। आपसे कोई सिंपल पूछे कि शिक्षण का अर्थ क्या है, व्हाट इज टीचिंग, तो आप कहेंगे कि नॉलेज, ज्ञान, इंफॉर्मेशन, और आप उसको फैक्ट और इंफॉर्मेशन या डेटा कह सकते हैं, उसकी जानकारी देना ही शिक्षण है। ये भी एक सही मायने में एक शॉर्ट डेफिनेशन हो सकती है। अगला है शिक्षण का अर्थ सिखाना, वो बालकों को अपने वातावरण के अनुकूल बनाने में सहायता करना है। जैसा कि ये डेफिनेशन जो थी
ये डेफिनेशन डॉक्टर माथुर के द्वारा इन उनके डेफिनेशन से ये बातें निकल के आई हैं। अगला है शिक्षण शिक्षार्थियों को उत्प्रेरित करने, मार्गदर्शन प्रदान करने, वो क्रियाशील रखने की प्रक्रिया है। शिक्षण जो है एक ऐसी प्रक्रिया भी है, अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको उत्प्रेरित कर रहे हैं, आपको ऐसे मोटिवेशन अभिप्रेरण जगा रहे हैं कि आप पढ़िए, समझिए, देखिए। साथ ही साथ मार्गदर्शन भी प्रदान कर रहे हैं कि ये चीजें कहाँ कहाँ यूज आएंगी। आप भावी शिक्षक है तो आपको भी पढ़ाना होगा, तो आपको भी चीजों को पढ़ के समझ के और उनके जीवंत उदाहरण से समझाना होगा। क्रियाशील बनाना, एक्टिव रखना, ये शिक्षण का काम है। शिक्षण तैयारी का एक साधन वो सीखने का संगठन है, एक साधन है सीखने का। अगर आपके पास हमारे पास टेक्निक नहीं है, ये माध्यम नहीं होता, तो हम शायद सीखने में पीछे हो जाते, सीखते लेकिन बहुत पीछे हो जाते। तो ये एक साधन भी है, साथ ही साथ सीखने का एक संगठन भी, एक स्वरूप है कि हमें चैप्टर फर्स्ट पढ़ना है, सेकंड पढ़ना है, थर्ड पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। तो ये चीजें शिक्षण शिक्षक का स्वमूल्यांकन है। शिक्षक जो है उसका स्वमूल्यांकन है कि जब वो पढ़ाता है तो अपने पढ़ाने से जब बच्चों को समझ में आता है, बच्चों में वो परिवर्तन देखता है, तभी वो मूल्यांकन कर पाता है। कि यहाँ शिक्षक से संबंधित दिया गया है कि शिक्षक अपने को तभी भाप पाता है कि वो कितने प्रभावी तरीके से पढ़ाता है, या उसमें उसके पास कितना नॉलेज है कि बच्चों को समझ में आता है। ये थोड़ा सा हमने देखा। अब हम लोग आप कहें तो आगे हम लोग देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तम शिक्षण की विशेषताएं। अब आपके दिमाग में ये होगा कि सर उत्तम शिक्षण क्या होता है, गुड टीचिंग क्या होती है। टीचिंग का मतलब आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया, जो नॉर्मल पढ़ा रहे हैं। गुड टीचिंग का मतलब क्या होता है, क्योंकि एक कंसेप्ट ये आगे आया, इसमें बहुत से थिंकर्स और मनोवैज्ञानिकों ने अपना वो दिया, थॉट्स दिया, जिसमें योकम और सिम्पसन का इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस में। उत्तम शिक्षण छात्रों में सीखने की तीव्र तीव्र इच्छा जागृत करके कर उन्हें विकास की ओर बढ़ाता है। आप ये कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा कि गुड टीचिंग क्या है, उत्तम शिक्षण क्या है, या आप कह सकते हैं कि बेहतर शिक्षण क्या है, तो आप कहेंगे कि उत्तम शिक्षण जो है छात्रों में सीखने की तीव्र इच्छा जागृत करता है। टीचिंग हो सकता है कि वो इच्छा जागृत करे, लेकिन जब गुड टीचिंग जो होती है वो तीव्र इच्छा जागृत करती है। वो मतलब अगर हम अच्छे से कोई पढ़ाता है, आपको जिस टीचर की क्लास अच्छी लगती होगी तो आप उसे सुनना पसंद करते होंगे, आप उसकी चीजों को समझना पसंद करते होंगे, आपको उसके एग्जाम्पल पसंद आते होंगे, और आप उनके द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करते होंगे। तो उन्हें विकास की ओर बढ़ाता है। तो अच्छा शिक्षण का अर्थ यही है, ये आप यहाँ से समझ सकते हैं। विशेषताएं क्या है, एग्जाम में सबसे ज्यादा यही आता है कि अच्छे शिक्षण की विशेषताएं क्या है। तो हम लोग विशेषताएं देख लेते हैं। अच्छे शिक्षण में वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वांछित का मतलब है कि जो रेलिवेंट हो, जिसकी जरूरत हो। जैसे अगर मेरे पास मान लीजिए कि मैंने एक न्यूज पढ़ी, न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ा, ये लाइव एग्जांपल है, इससे आप लोग समझ पाएंगे। और वो मान लीजिए 10 पेज का एक न्यूज़पेपर था, लेकिन उसमें मैंने पढ़ा कि आप लोगों से शिक्षा जगत से जो न्यूज है वो एक पैराग्राफ में है। तो मैंने 10 पेज का न्यूज पढ़ा, और 10 पेज में लगभग हमने 100 तरीके की खबरें, 100 तरीके के न्यूज को पढ़ा। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 तरीके के या आपसे संबंधित किसी न्यूज को मैंने आपको बताया, तो ये हो जाएगा कि एक टीचर का ये भी काम होता है कि उसके पास सारे ज्ञान होंगे। अब जैसे मैंने सिर्फ एजुकेशन नहीं पढ़ रहा है, मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ रखा है, मैंने सोशोलॉजी पढ़ रखा है, मैंने ज्योग्राफी पढ़ रखा है, लेकिन मैं आपको वो नहीं बताऊंगा। मैं आपको वो बताऊंगा जो आपसे संबंधित है और आपके लिए उपयोगी है। तो इसी को कहा जाता है वांछित सूचनाएं, ये ध्यान दीजिएगा। अगला देख लीजिए, एक गुड टीचिंग क्या होती है। ये आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होती है। अभी यहां तक के सेंटेंस पे आप फोकस करिएगा कि आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होती है। इन दो वर्ड्स में क्या अंतर है, इसको समझ लीजिए। ऑर्डर से बना है, आदेश जो है, आदेश को हम कहते हैं, आदेश से ही आदेशात्मक बना है। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना, और डायरेक्शन का मतलब होता है निर्देश देना, डायरेक्शन। अब इन दोनों में अर्थ क्या है, यहाँ पे आदेशात्मक शिक्षा को या आदेशात्मक स्वरूप को गलत माना जाता है, मतलब प्रभावी नहीं माना जाता। इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे अपने बचपन में, क्लास में, या अभी भी बहुत से टीचर होते हैं, बोलते हैं कि सभी लोग बुक निकालो, पढ़ना शुरू करो।
ये क्या है? ये आदेश है। सभी लोग जो गलती करा बाहर निकल जाए, ये आदेश है, आपको मानना पड़ता है। और इसमें एक दिक्कत क्या है कि इस आदेश की प्रक्रिया में हमें बस ये कहा जाता है कि आप सोचो मत, जो कहा जा रहा है उसको फॉलो करो, जो कि एक छात्र के लिए ये गलत है कि वो जब, और एक टीचर के लिए भी, कि वो ऑर्डर न देकर डायरेक्शन दे। डायरेक्शन का मतलब है यहाँ पे सिर्फ क्या करना है वो बताया जा रहा है, ये करो, वो करो, यहाँ जाओ, वो वहां मत जाओ, आपको क्लास से बाहर नहीं जाना है, ये सब ऑर्डर है, आप सभी लोग जानते हैं। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन का मतलब है कि कैसे करना है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, कोई कहेगा कि खूब पढ़ो, ये क्या है? अच्छे से पढ़ो, खूब पढ़ो, ये सब आदेश है, ये पढ़ के आना, ये आदेश है। लेकिन चीज़ों को कैसे पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, उसके लिए क्या-क्या तरीके हो सकते हैं, और कौन-कौन सी मूवीज़ या कहानियों में वो चीज़ें हैं, ये निर्देशात्मक शिक्षण है, जिसमें हम निर्देश दे रहे हैं आपको कि आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करके आप पढ़ सकते हैं। इस और ये भी जान लीजिए कि जब ऑर्डर दिया जाता है, तो वो करने की बाध्यता होती है। जब आपको टीचर क्लासरूम में कहता है कि गेट आउट, तो आपको बाहर जाना होता है, आप वहाँ रुक नहीं सकते। निर्देशात्मक में बाध्यता नहीं होती है। जैसे हमने कहा कि आप ऐसी बुक लीजिए जो आपको समझ में आए, आप उस कंटेंट को पढ़िए जो आपको समझ में आए। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने स्तर की बुक, अपने स्तर के कंटेंट को देखेंगे। तो यही निर्देशात्मक और आदेशात्मक में अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। जनतंत्रीय आदर्शों का पर आधारित हो, मतलब लोकतांत्रिक आदर्शों पर आधारित हो, अर्थात हर छात्र महत्वपूर्ण होता है। लोकतांत्रिक का सीधा सा मतलब, हालांकि ये बहुत वो बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता सकता हूँ कि लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि सभी लोगों की वैल्यू सेम हो, और छात्रों के विचारों को भी कंसीडर किया जाए, उनको माना जाए। अगर छात्र, अगर 50% से अधिक लोग कह रहे हैं कि नहीं सर ये अलग गलत तरीका है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि सही में हो सकता है मैंने उस अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया होगा, तो उनको समझ में नहीं आया, मतलब ऐसा समझिए लोकतांत्रिक मूल्यों को, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। अगला है कि इसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। इसमें जो सीखने वाला है स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। अच्छे शिक्षण में क्या है, जब हम सिखाते हैं तो बच्चा जो है सेल्फ लर्निंग की तरफ, आजकल आप लोग को पता होगा कि सेल्फ लर्निंग को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? पहले ये होता था कि हम स्कूल जाते थे, कॉलेज, ट्यूशन, कोचिंग, जो भी कहीं भी जाते थे, इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाते थे। सेल्फ लर्निंग का सीधा सा मतलब है खुद से पढ़ना। इसके लिए सरकार आप देखेंगे ऐप, ई बुक कंटेंट, ऐसी चीजें प्रोवाइड करा रही है। और माना जाता है कि जब आप एक अच्छे डायरेक्शन के बाद देखिए यहाँ पे वही डायरेक्शन वर्ड आया, कि अगर आपको कोई एक अच्छा डायरेक्शन दे रहा है कि ऐसे पढ़िए, फिर उसके बाद आप उसको पढ़ने के बाद, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें हैं, इसके बाद अगर आप इसको रिवाइज कर रहे हैं, तो वो सेल्फ लर्निंग में आ जाएगा। रिवाइज करने के बाद अगले वाले चैप्टर को भी थोड़ा सा तैयार करके आ रहा है, तो वो सेल्फ लर्निंग में आ जाएगा। अगला है अच्छा जो शिक्षण है, वो शिक्षक को छात्रों के सहयोग पर आधारित वो प्रगतिशील होता है। अच्छा शिक्षण वही होता है जिसमें बच्चों का और टीचर का, दोनों लोगों का आपसी सहयोग हो, कंट्रीब्यूशन हो, एक तरीके से वो एक साथ हो, किसी तरीके का मतभेद न हो। जब उनमें सहयोग की भावना होगी, तब वो जाकर एक, मतलब वो प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव टीचिंग की ओर बढ़ेंगे, तब उसे अच्छा शिक्षण, या आप कह सकते हैं कि जो हम लोग का टॉपिक है कि उत्तम शिक्षण कहा जाएगा। उसके बाद जो है अगला, उत्तम शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि शिक्षण में भी किया जाता है, लेकिन उत्तम में ये विशेषताएं हो सकती हैं कि उसमें जो बच्चों की प्रॉब्लम है, अगर किसी को सीखने में, अगर किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम है, तो मैथ कैसे आसान तरीके से समझा जाए। किसी को अगर ये जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, थ्योरीज पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो उसे कैसे सिखाया जा सके, ये अच्छे शिक्षण की, उत्तम शिक्षण की विशेषता है। अगला है, इसमें छात्र जो है सदैव क्रियाशील रहते हैं तथा उनकी अंतर्निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास होता है। इसमें छात्र जो सदैव क्रियाशील इसलिए रहते हैं क्योंकि उनके अनुकूल व्यवहार उनको मिलता है। टीचर उनको डांटता नहीं है, टीचर उनको कोई ऐसा पनिशमेंट नहीं देता है जिससे उनका मनोबल टूटे। टीचर उनको प्रोत्साहित करता है कि जो चीज नहीं आए वो पूछिए, फिर हम बताएंगे। ये चीजें जो होती हैं, गुड टीचिंग इसीलिए कहा जाता है। और गुड टीचिंग में इसीलिए वो सदैव क्रियाशील रहते हैं क्योंकि बच्चों के अनुकूल क्लास होती है। अगर मैं आपको कुछ ऐसी चीजें पढ़ाता
जो शायद आप नहीं जानते, तो शायद आपको ये चीज़ें उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती जितनी कि अब आपको ये लगेंगी, क्योंकि आपको ये पढ़ना है और ये आप लोगों से संबंधित, हमारे आपके जीवन से संबंधित चीज़ें हैं। हम लोग सभी लोगों ने ये चीज़ें देखी भी हैं। और उत्तम शिक्षण की एक विशेषता ये प्रेरणात्मक व सृजनात्मक होती है। प्रेरणात्मक का मतलब है कि इसमें जब आपको एक अच्छा टीचर पढ़ाता है तो वो सिखाता ही नहीं है, बल्कि आप उसको फॉलो भी करने लगते हैं। आप देखे होंगे, आप अपने स्कूल और कॉलेजेस में जब आप पढ़ते होंगे तो कोई ना कोई आपका एक फेवरेट टीचर होगा, और हो सकता है कि आप थोड़ा लिटिल बिट उसकी तरह बोलना, उसकी तरह चलना सीखना, और हो सकता है आप उसको ये भी फॉलो करें कि सर मतलब कैसे उनका एटीट्यूड क्या है, मतलब वो बोलने में कौन से वर्ड यूज करते हैं, वो चीजें जब आप फॉलो करते हैं तो ये प्रेरणात्मक शिक्षा होती है कि हमें एक ऐसा आप कह सकते हैं कि ऐसा उदाहरण बनना पड़ता है कि हम या जो भी हमारे छात्र जो भी हमसे पढ़ रहे हैं वो हमें उस तरीके से फॉलो ना करें, लेकिन पॉजिटिव चीजों को जरूर सीखें समझें। सृजनात्मक का कंस्ट्रक्टिव इसको होता है, सृजनात्मक का मतलब होता है कि उनके पढ़ाने के बाद उनके खुद के अच्छे विचार आए, उनको पता चले कि अच्छा शिक्षण को अगर शिक्षा को और किस शिक्षा का पर्यायवाची क्या है, तो ऐसा जब एक एटमॉस्फेयर दिया जाएगा तब उनको समझ में आएगा अच्छा शिक्षा को ही विद्या कहते हैं। तो ये सृजनात्मक विचार, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो लास्ट है, उत्तम शिक्षण में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप लोगों को जानना चाहिए व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है व्यक्तिगत भिन्नता। इसका मतलब है कि सभी टीचर को, जो भी आप पढ़ाएंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ या जो आपको पढ़ाते आ रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए या रखते हैं कि सभी छात्र बराबर नहीं होते हैं। इट मीन्स सभी छात्रों का बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर समान नहीं होता है, भिन्न होता है। तो हमें बहुत सी चीज़ों को बहुत सिंपल बताना होता है। तो जब सिंपल बताते हैं तो जो पढ़े अच्छे, मतलब पढ़ने से पढ़े हैं बच्चे, तो उनको लगता है क्या सर बहुत सिंपल बता रहे हैं। जब हम उसको थोड़ा-सा मॉडरेट लेवल पे या अच्छे लेवल पे ले जाते हैं, तो जो थोड़े कमज़ोर छात्र हैं कहते हैं सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया। तो टीचर का काम होता है कि वो फ़ोकस करे, जो आपको बता दे। अगर एक क्लास है, एक क्लास अगर ये मान लीजिए और इसमें अगर 40 स्टूडेंट्स हैं, तो ये एक सर्वे माना गया है, 40 स्टूडेंट्स हैं, तो माना जाता है कि 20 स्टूडेंट जो होते हैं वो एवरेज से थोड़ा सा नीचे हो सकते हैं। 60 टू 75% जो बच्चे होते हैं, 60 टू 75% लिख रहा हूं मैं, ये जो होते हैं ये एवरेज होते हैं। और आप कह सकते हैं 10 टू 15% बच्चे जो होते हैं वो टैलेंटेड होते हैं। तो टीचर का काम होना चाहिए कि एवरेज को लेकर चले। अगर वो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को लेकर चलेगा तो मैक्सिमम बच्चे छूट जाएंगे, और अगर जो कमजोर बच्चों को देखकर वो पढ़ाएगा तो इन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो एक शिक्षक का ये काम होता है कि वो जो एवरेज औसत बच्चे हैं उसकी क्लास में, उनके मानसिक स्तर पे ज्यादा फोकस करे। उसके अलावा वो चाहे तो कक्षा के बाहर या जरूरत पड़ने पर जो कमजोर छात्र हैं और जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उन पर ध्यान दे। तो ये हम लोगों ने देखा अभी विशेषताओं के बारे में। और इसमें आप देख पाएंगे कि ये दो जो टॉपिक हैं, और इसका जो अगला टॉपिक है वो आप देख पाएंगे कि इसमें अ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी प्रमुख उद्देश्य पढ़ना है और क्रियाकलाप पढ़ना है। तो हम सोच रहे हैं कि अगर आप लोग बताएं तो हम लोग कंटिन्यू करते। वैसे मुझे लग रहा है कि इस क्लास को इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डेफिनेशन से रिलेटेड है, तो इसको आप जानते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ और अभी लास्ट में जाते जाते आप लोगों को एक चीज़ और बता देते हैं। देखिए, शिक्षण में दो चीज होती है, टीचिंग और लर्निंग। जब तक टीचिंग नहीं होगी, टीचिंग टीचिंग तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक लर्निंग नहीं होगी। अगर मैंने आपको सिखाया, आपने कुछ भी नहीं सीखा, बोला सर कुछ भी नहीं समझ में आया, तो वो टीचिंग नहीं कहलाएगी। इसके कई प्रोसेस होते हैं। इसके बाद इवेल्युएशन होता है, मूल्यांकन। जब हम टेस्ट लेते हैं तब जाके माना जाता है कि हाँ अब ये प्रभावी शिक्षण हुआ है। हम बेहतर जो ये उत्तम शिक्षण तभी मानेंगे जब हम इसका मूल्यांकन करेंगे। हम आपको पढ़ाएंगे, फिर आपसे टेस्ट लेंगे, आपसे लाइव क्लास में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। उस बेसिस पे हम देखेंगे कितने बच्चे रिप्लाई कर पा रहे हैं, तो उसको कितने बच्चे आंसर दे पा रहे हैं, उसको मूल्यांकन विधि के माध्यम से ही हम बता पाएंगे कि टीचर कैसी रही, टीचिंग अच्छी थी या बुरी थी। या मैं पढ़ाया हूँ, कोई आपसे टेस्ट लेगा तो वो बता पाएगा कि आपका टीचर कितना अच्छा पढ़ाया है।
आई होप आप ये छोटे से कंसेप्ट को समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगली क्लास जो होगी उसमें हम लोग आगे का जो पॉइंट है जिसमें हम पढ़ेंगे शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य और उसमें कुछ क्रियाकलापों को, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आई होप आपको मेरे द्वारा बताया गया, ये पढ़ाया गया, ये सारी चीजें और पढ़ाया गया ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।